हेलो गाइस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अन अकेडमी गेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हमने स्टार्ट कर दिया था इरिगेशन इंजीनियरिंग और शाम के फिर से बज चुके हैं 6:30 और हम लोग फिर रेडी हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग यहाँ पढ़ने के लिए। ओके, कल हमने स्टार्ट कर दिया था इरिगेशन इंजीनियरिंग, जिसमें मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ इरिगेशन और वेरियस टेक्निक्स ऑफ के इरिगेशन के बारे में मैंने आप लोगों से कल डिस्कस किया था। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को डिस्कस किए थे, जिसके अंदर एक पॉइंट के अंदर डाउट आया था, वो पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूँ और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे आगे। ओके, फटाफट से जुड़ जाइए इसके साथ, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जो है मैक्सिमम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकें। और फटाफट से लाइक बटन दबा दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोगों को जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन बार बार जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या फिर जो टेलीग्राम पेज है अविनाश लाइव AVINASH अविनाश लाइव, उस पर जुड़ के भी आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि आज है 22 अप्रैल और आज जो है 8 बजे से 8 PM से, मतलब इस क्लास के बाद 8 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है हम स्ट्रक्चर एनालिसिस की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं वो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हम डिटेल में स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस के डिफरेंट कंसेप्ट्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था एक चीज़ जिसके बारे में मैंने वापस से किसी को डाउट आया था, तो वापस से चीज़ को समझा देता हूँ आप लोगों को। ड्यूटी के बारे में दिक्कत आई थी कि सर ड्यूटी कैसे वेरी कर रही है फ्रॉम द रिवर्स टू द आउटफील्ड, या फिर जो हमारा फील्ड है उसके ऊपर हमारी जो ड्यूटी की वैल्यू है वो इंक्रीज कैसे हो रही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या होता है। देखिए कि सपोज आपका जो है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सपोज देखिए ये आपका कोई रिवर है, ठीक है, ये आपकी रिवर स्ट्रीम है जहाँ से आपका मेन कैनाल डाइवर्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज योर रिवर। ध्यान सुनिए, इजी चीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए सपोज मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि आपका जो रिवर है उस पर जहाँ पे डिस्चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, उसके लिए मेरे पास ड्यूटी है D। ठीक है जी, यहाँ पे ड्यूटी D है हमारे पास। मतलब क्या हो गया कि एरिया ऑफ फील्ड कितना इरिगेट कर पा रहा है वो, ड्यूटी इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब इतना एरिया जो है वो इरिगेट कर पा रहा है वो वाटर एट दिस एंड, एट दिस हेड। ठीक है, जैसे वो मूव किया ब्रांच कैनाल पे, ब्रांच कैनाल पे जब मूव किया, ठीक है, तो क्या होगा, जब आपका ब्रांच कैनाल यहाँ पे आया क्या होगा, जो एरिया जो हमारा इरिगेट हो रहा है दैट इज स्टिल ए, एरिया हमारा अभी भी ए है, लेकिन हमारा डिस्चार्ज है वो क्या हो गया, क्यू हो गया, वेयर क्यू इज लेस देन 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वाई इट इज लेस, बिकॉज ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ लॉसेज, जो हमारी लॉसेज हो रही है, जैसे कि आपका इवोपरेशन लॉस हो गया या फिर आपका सीपेज लॉस हो गया वहाँ पे। ठीक है, ये टाइप की जो लॉसेज हो रही हैं उसके कारण क्या होगा, आपकी डिस्चार्ज की वैल्यू वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। डिस्चार्ज डिक्रीज होने से क्या होगा कि आपका जो है ड्यूटी निकल के आएगा। ड्यूटी का मतलब क्या बताया था मैंने आप लोगों को, ड्यूटी इज नथिंग बट एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड विद यूनिट डिस्चार्ज। तो आपका क्यू की वैल्यू लेस देन 1 है, तो आपका डिस्चार्ज जो है दैट इज, इसको D1 देते हैं यहाँ पर, तो D1 इज ग्रेटर देन D। मतलब जैसे कि मैं ब्रांच से, जब हमारा मेन से ब्रांच की तरफ मूव हुआ, मेन से मैं ब्रांच की तरफ मूव हुआ, तो मेरा क्या हो गया, ड्यूटी वहाँ पे इंक्रीज हो गया, ड्यूटी ऑफ द वाटर इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपके वहाँ पे लॉसेज होने लग गए। लॉसेज क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू इवापोरेशन एंड वेरियस सीपेज के कारण आपका जो है वहाँ पे लॉसेज हो रही है और वाटर की डिस्चार्ज कम हो रहा है, बट द एरिया इज सेम, द एरिया टू बी इरिगेटेड इज सेम, तो ड्यूटी विल बी हायर। ठीक है, ड्यूटी वहाँ पे हायर हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली बात करूँ मैं आपसे, अगर मैं ब्रांच से आपका डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ मूव कर रहा हूँ, ब्रांच से मैं डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ मूव कर रहा हूँ, अगर यहाँ मैं डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, आपका डिस्चार्ज जो है वो फर्दर Q से भी कम आएगा। Q1 इज लेस देन Q, तो आपका जो D2 आएगा, D2 दैट इज एरिया डिवाइड बाई Q1 विच इज अगेन ग्रेटर देन D1 एंड इट इज ग्रेटर देन D। तो मतलब क्या हो गया, जो D2 है आपका वो इन दोनों वैल्यूज से
ज़्यादा आएगा। मतलब जब हम ब्रांच से आपका मूव कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटरी पे, डिस्ट्रीब्यूटरी मूव कर रहे हैं, तब भी क्या हो रहा है, ड्यूटी आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली हम डिस्ट्रीब्यूटरी से हम माइनर में मूव करेंगे, तब भी क्या होगा, आपका यहाँ पे ड्यूटी इंक्रीज होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका डिस्चार्ज जो है इनिशियली 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड था, उसके लिए एरिया आपका वहाँ पे इरिगेट हो रहा था d इंटू 1। ठीक है, दैट एरिया इज अगेन सेम, बट इन द केस ऑफ ब्रांच एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज the value of discharge get decreased due to various type of losses, and that's why the value of duty increases as we move from main to branch, branch to distributary, and distributary to minors, and finally to the field. मतलब maximum your value of duty will be coming out at the outlet, मतलब जो आपका फील्ड पे हमारा निकल रहा है माइनर से, वहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्यूटी निकल के आएगा। क्लियर है ये चीज? दिस इज द थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, और किसी को डाउट था तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी की। इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी की बात करूँ मैं सबसे पहले, तो इसका यूज क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ड्यूटी इज नथिंग बट इट इज एरिया इरिगेटेड, एरिया इरिगेटेड बाय यूनिट डिस्चार्ज, बाय यूनिट डिस्चार्ज। ठीक है, अब अगर हमें टोटल एरिया निकालना हो, अगर हमें टोटल एरिया ऑफ इरिगेशन निकालना हो, तो कितना निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू ड्यूटी इंटू डिस्चार्ज। ठीक है, अगर आपको ड्यूटी की वैल्यू पता हो उसकी, और आपको डिस्चार्ज की यूनिट वैल्यू पता हो, तो क्या निकल जाएगा हमारा, टोटल एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द वैल्यू ऑफ ड्यूटी। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें दूसरा इसके मैं इंपॉर्टेंस बताऊँ आपको, तो अगर हमें डिस्चार्ज निकालना हो, सपोज हमें एक एरिया इरिगेट करना है, एक एरिया इरिगेट करना है दैट इज ऑफ एरिया ए, तो हमें अगर डिस्चार्ज निकालना हो कि हमें कितना डिस्चार्ज चाहिए होगा, तो क्या करूँगा मैं, सिंपल एरिया को डिवाइड कर दूंगा ड्यूटी से, एरिया डिवाइड बाय ड्यूटी, तो मेरे पास डिस्चार्ज निकल के आ जाएगा। मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे को गिवन एरिया के लिए वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज निकालना हो, या फिर मेरे को गिवन डिस्चार्ज के लिए एरिया ऑफ इरिगेटेड लैंड निकालना हो, तो मैं यूजिंग द वैल्यू ऑफ ड्यूटी वी कैन कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर वैल्यू। दिस इज द टू मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस और योर फंक्शन ऑफ अवेलेबल ऑफ द ड्यू टू द ड्यूटी वैल्यूज। ठीक है, these are the two values that can be calculated using value of your duty। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं यहाँ पे। उससे पहले देख लेते हैं वेरियस एग्रीकल्चर सीजन्स कौन कौन सी होती है इंडिया की। मेन 4 सीजन्स होती हैं आपकी यहाँ पे जो हम कंसिडर करते हैं एज फार एज इंडियन सीजन्स आर कंसिडर्ड। फर्स्ट वन इज योर खरीफ सीजन। ठीक है, खरीफ सीजन का आपका पीरियड क्या होता है, पीरियड इज जून टू सितंबर। ठीक है, इसका पीरियड होता है जून टू सितंबर, और इसके जो मेन क्रॉप्स होते हैं वो होते हैं राइस, कॉटन, ज्वार एंड बाजरा। दीज आर 4 मेन क्रॉप्स एज फार एज खरीफ इज कंसर्न। पीरियड ध्यान रखिए, इट इज between June to September. Next is Rabi. Rabi is between November to March, and the various type of irrigation the crops that can be produced are wheat, gram, and mustard. Similarly, Zaid की बात करूँ मैं तो it is between April to June, and its productions are fruits and vegetables. And last one is perennial crops, जिसका जो आपका बेस पीरियड होता है वो 300 डेज होता है। मतलब हम मानते हैं कि ये पूरे ऑल ओवर ईयर आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है इस क्रॉप्स की मानते हैं, जैसे कि आपका शुगर की। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि हम एग्रीकल्चर सीजन पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, सपोज आपको यहाँ पे डिस्चार्ज दे दे कि डिस्चार्ज फॉर रबी सीजन इज क्यू रबी, डिस्चार्ज फॉर योर खरीफ सीजन इज क्यू खरीफ, एंड डिस्चार्ज फॉर पेरेनियल क्रॉप्स आर क्यू पेरेनियल। ठीक है, तो क्या करेंगे हमको जो डिजाइन डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा। डिजाइन डिस्चार्ज इज कैलकुलेटेड यूजिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो डिस्चार्ज आपका आएगा रबी सीजन का, प्लस डिस्चार्ज जो आएगा आपका पेरेनियल सीजन का। करेक्ट। सिमिलरली बात करूं मैं आपसे, सेकंड पॉइंट आएगा दैट इज डिस्चार्ज ड्यू टू खरीफ सीजन प्लस डिस्चार्ज रिक्वायर्ड इन पेरेनियल क्रॉप्स। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, बिकॉज रबी सीजन और खरीफ सीजन जो है वो आपका कोइंसाइड नहीं करेगा। मतलब जो डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी डिफरेंटली इन द डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी क्यू रबी प्लस क्यू पेरेनियल की, या फिर क्यू खरीफ प्लस क्यू पेरेनियल की, वो वैल्यू हम कंसिडर कर लेंगे फॉर द डिजाइन ऑफ द
कैनाल सिस्टम और जो भी हमारे इरिगेशन सिस्टम डिजाइन करने वाले हैं उसके लिए जो क्यूब डिजाइन निकल के आएगा, दैट विल बी मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ दीज टू। ठीक है, दैट इज वाई एग्रीकल्चर सीजन ऑफ इंडिया हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा क्रॉप्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मेन ध्यान रखिए, राइस और कॉटन होती है खरीफ के अंदर, और व्हीट एंड ग्राम्स होते हैं रबी के अंदर, और जो पेरेनियल क्रॉप होती है वो शुगर केन होती है। आपको एग्जाम में दे देगा, फॉर राइस हमको इतना डिस्चार्ज चाहिए, फॉर व्हीट हमको इतना डिस्चार्ज चाहिए, एंड फॉर शुगर केन हमको इतना डिस्चार्ज चाहिए। तो फाइंड आउट द डिस्चार्ज वैल्यू, दैट इज द डिजाइन डिस्चार्ज वैल्यू ऑफ द कैनाल सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, हम राइस प्लस शुगर केन, व्हीट प्लस शुगर केन की जो डिस्चार्ज की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेंगे, एंड द मैक्सिमम ऑफ द टू इज गिवन एज द डिजाइन डिस्चार्ज। क्लियर है ये चीज? दैट इज वाई एग्रीकल्चर सीजन ऑफ इंडिया इज नीड टू बी रिमेम्बर। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। व्हाट इज क्रॉप रेशियो, पैलियो इरिगेशन, कोर वाटरिंग, कोर पीरियड, कोर डेप्थ, क्या होता है ये वन बाय वन इसके अंदर देख लेते हैं हम क्या मतलब होता है इसका। क्रॉप पीरियड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात करूंगा। क्रॉप पीरियड होता है, it is the area of agriculture field, it is the area of agriculture field that is irrigated in kharif season to that of area irrigated in the rabi season। ठीक है, it is the ratio of area irrigated during kharif season to that of area irrigated in रबी सीजन। ठीक है, तो खरीफ और रबी का जो रेशियो होता है एरिया इरिगेटेड का, दैट इज कॉल्ड योर क्रॉप रेशियो। ठीक है, पैलियो इरिगेशन क्या होता है, देखिए पैलियो इरिगेशन समझ लीजिए होता क्या है, जो आपकी जो फील्ड होती है वो इनिशियली आपकी जो है वो क्रॉप सोइंग के लिए आपकी फेवरेबल नहीं होती है। क्या करते हैं, हम उनको इनिशियल वाटरिंग प्रोवाइड करते हैं बिफोर सोइंग। बिफोर हम कोई भी उसके अंदर क्रॉप डालने से पहले, बीज डालने से पहले उसको हम इनिशियल वाटरिंग प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इनिशियल वाटरिंग इज नोन एज पैलियो इरिगेशन। ठीक है, तो क्या हो गया, पैलियो इरिगेशन का मतलब क्या हो गया, पैलियो इरिगेशन इज also known as, it is defined as the the water required to be applied, the water required to be applied just before sowing, just before sowing of crops to make the field ready for sowing। ठीक है, it is the initial water applied just before the sowing to make the field ready for the sowing purposes। ठीक है, कोर वाटरिंग, कोर वाटरिंग का मतलब क्या होता है, देखिए इट इज दैट इनिशियल वाटर, वो इनिशियल वाटर जब हमको, जब प्लांट हम सो करते हैं उसके बाद जो कुछ पर्टिकुलर हाइट तक जो है उसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, उस पर्टिकुलर हाइट तक अटेन करने के बाद उसकी वाटर रिक्वायरमेंट की वैल्यू कम होने लगती है। तो दैट पर्टिकुलर हाइट तक जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं कोर वाटरिंग। ठीक है, उसका जो पीरियड होता है, मतलब जिस पीरियड तक हमको उस वाटर को अप्लाई करना है, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज कोर पीरियड, and the depth of the water that need to be applied during that period of growth is known as core depth। ठीक है, core watering का मतलब क्या हो गया, core watering is the watering water need to be applied initially for a particular growth, particular growth। ठीक है, सिमिलरली कोर पीरियड क्या हो जाएगा, ठीक है, कोर पीरियड इज द पीरियड corresponding to period corresponding to core watering is called as what, core period। And similarly the depth corresponding to core period, it is depth corresponding to your
और पीरियड। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करें। तो सपोज आपने यहाँ पे एक इनिशियल में टाइम लाइन बनाओ इसकी, यहाँ पे आपने इसको सोइंग कर दी फील्ड की। ठीक है, और हम क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद हमने यहाँ पे हार्वेस्टिंग कर दिया। क्या होगा, जो हमने सो किया उसके बाद से जो हमारा कुछ पीरियड है जहाँ पे हमारा जो है प्लांट जो है यहाँ पे ग्रो कर रहा है, दैट पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है, जहाँ पे हमारा वाटर रिक्वायरमेंट मैक्सिमम होता है, दैट इज योर कोर पीरियड। ठीक है, एंड द डेप्थ corresponding to core period is called core depth। ठीक है, ये कुछ कंसेप्ट थे, कुछ आपके यहाँ पे वैल्यूज थी जो हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इरिगेशन एफिशिएंसीज की। कौन कौन सी आपकी इरिगेशन एफिशिएंसी होती है वो वन बाय हम डिस्कस कर लेते हैं। इरिगेशन एफिशिएंसी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने आप लोगों से बात की, जो वाटर हम अप्लाई करते हैं वो वाटर आपका फील्ड तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों, क्योंकि उसमें वेरियस टाइप ऑफ लॉसेज होती है। जो आपने रिवर से आपकी मेन कैनाल में आई, मेन कैनाल से ब्रांच में गई, ब्रांच से माइनर में गई, ठीक है, इस तरीके से लास्ट में जो वाटर फील्ड के ऊपर अप्लाई हुई और जो वो रूट जोन के अंदर अप्लाई हुआ जाके, दैट दोज वैल्यूज आर डिफरेंट। ठीक है, उसकी वजह से क्या है, हमको डिफरेंट एफिशिएंसी यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एफिशिएंसीज ऑफ वाटर कन्वेयंस। नाम से पता लग रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वाटर सप्लाइड टू द वॉल्यूम टू द फील्ड टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डाइवर्टेड इनटू द मेन कैनाल। मतलब क्या हो गया, देखिए इसका मतलब क्या होगा, जो कन्वेयंस एफिशिएंसी होगी आपकी, दैट इज मीटा सी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आपका यहाँ पे सप्लाई हुआ टू द फील्ड। जो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई हुआ उसको मैं बोलता हूँ वी एफ, और जो हमने यहाँ पे जो डाइवर्ट किया कैनाल के अंदर, दैट इज सपोज वी आई, तो वी एफ अपॉन वी आई इंटू 100। मतलब दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड एंड वी आई इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर डाइवर्टेड इनटू द मेन कैनाल। Then the NC, that is neta C, that is value of efficiency of water conveyance equal to VF upon VI into 100। Similarly next की बात करूँ मैं efficiency of water application, तो इसका मतलब क्या होगा, it is the ratio of volume of water getting stored in the root zone after irrigation to the volume of water supplied to the field। मतलब देखिए सर, अगर मैं इसको आपको रेशियो में दिखाऊं तो दैट इज नीटा ए। ठीक है, वाटर एप्लीकेशन की एफिशिएंसी है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज अप्लाइड इन द रूट जोन, दैट इज स्टोर्ड इन द रूट जोन, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट इज द सप्लाई टू द फील्ड, दैट इज वी एफ इंटू 100, दैट इज नीटा ए। सिमिलरली थर्ड की बात करूँ मैं, द efficiency of water storage, that is neta s is equals to it is the ratio of volume of water getting stored in the root zone after irrigation to the volume of water required in the root zone before the irrigation। ठीक है, मतलब volume of the water that is stored in the root zone, that is VRZ, divided by volume of the water that is required in the root zone is VRRZ into 100। ठीक है, this is the value of efficiency of water storage। क्लियर है, these are three efficiencies। next efficiency is your efficiency of water use। efficiency of water use का मतलब क्या हो गया, कि the ratio of volume of water beneficially used by the plants to that of volume of water supplied to the field। ठीक है, वाटर जो हमारा जो प्लांट हमारा बेनिफिशियली यूज कर रहा है जिस वाटर को, और जो वाटर हमने सप्लाई किया, दैट इज योर नीटा यू, मतलब वाटर यूज की एफिशिएंसी, दैट इज volume of water used by the plant that ratio to the volume of water supplied to the field, that is VF into 100। Similarly, efficiency of water distribution, it measures the extent up to which water is uniformly penetrated throughout the root zone। ठीक है, मतलब क्या बताता है ये, कि सपोज आपका हमने जब पानी डाला यहाँ पे फील्ड पे, यहाँ पे रूट जोन की डेप्थ थी सपोज कुछ इस तरीके से, यहाँ पे D1 थी। ठीक है, जब हम टेल पे मूव हुए तो उसकी डेप्थ यहाँ पे हो गई D2। ठीक है, इट मेजर्स दिस वेरिएशन ऑफ वाटर लेवल। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एफिशिएंसी। ठीक है, नीटा डी क्या होता है, 1 माइनस डी बाय कैपिटल डी इंटू 100। ठीक है, स्मॉल डी क्या होता है, स्मॉल डी इज एवरेज वेरिएशन ऑफ वाटर लेवल। ठीक है, एंड कैपिटल डी इज इक्वल्स टू एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर। यहाँ की बात करूँ मैं, हमारा कैपिटल डी क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 डिवाइड बाई 2
ठीक है। और जो हमारा स्मॉल डी क्या हो जाएगा, योर स्मॉल d1 माइनस डी का जो वैल्यू निकालना है हमको सिर्फ, प्लस स्मॉल d2 माइनस कैपिटल डी डिवाइड बाय 2. It is the value of small d. 1 minus d by d into 100, that is value will be the your efficiency of water distribution. ठीक है, हमने मेनली 4 एप्लीकेशन की बात करी. फर्स्ट वन वाज द efficiency of water conveyance. It is the ratio of volume water that is supplied to the field to the volume of water diverted into the main canal. तो मतलब फील्ड में अप्लाई हुआ और जो हमने मेन कैनाल में डाइवर्ट किया उसका रेशियो होता है, सिंपल. And second was the water application efficiency, in which the ratio of the volume of the water getting stored in the root zone after the irrigation to the volume of water supplied to the field is calculated. That is the ratio of root zone divided by volume of the water in the field. Okay, that is water application efficiency. Now next was the water storage efficiency, ratio of the water volume that is getting stored in the root zone and the volume of the water required in the root zone before irrigation is the ratio of this, that is called water storage efficiency. Next is what efficiency of water use. It is the ratio of the volume of the water beneficially used by the plants to that of the volume of water supplied to the field. Next last one was the water distribution efficiency. जिसका मतलब उसका फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस स्मॉल डी बाय कैपिटल डी इंटू 100. ठीक है, स्मॉल डी कैपिटल डी का मतलब मैंने आप लोगों को डिस्कस कर लिया. क्लियर है? इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं एंड देन द एवरीथिंग विल बी क्लियर. ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. A stream of discharge 130 liters per second was delivered into the canal. ठीक है, एक रिवर था जिसका डिस्चार्ज की वैल्यू है 130 liters per second एंड 100 liters per second of water was delivered to the field. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ, हम इसको नोट कर लेते हैं. फर्स्ट सॉल्यूशन की बात करता हूँ मैं. गिवन क्या क्या है हमको, गिवन इज डिस्चार्ज ऑफ रिवर that is 130 liters per second and discharge in the field is 100 liters per second. ठीक है, and then on the area of 1.6 hectares. ठीक है, हमको एरिया दे रखा है that is 1.6 hectares for a duration of 8 hours. ठीक है, हमको टाइम दे रखा है 8 hours का. ठीक है, the effective depth of the root zone is 1.7 meters. ठीक है, effective depth of root zone हमको दे रखा है that is d root zone equal to 1.7 meters. The surface runoff losses in the field is 420 meter cube. ठीक है, जो हमको losses दे रखी है that is 420 meter cube. The water penetrates depth varies nearly by 1.7 meter at one end and to the field and 1.1 meter at the tail end. ठीक है, 1.7 meter हमको एक जगह दे रखा है और 1.1 meter हमको एक जगह दे रखा है. ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा वेरी कर रहा है फ्रॉम हेड टू टेल. ठीक है, अवेलेबल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इज ऑब्जर्व टू बी 20 सेंटीमीटर पर मीटर. ठीक है, हमको क्या दे रखा है यहाँ पे, हमको मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी दे रखा है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इज 20 सेंटीमीटर पर मीटर. Then find the difference efficiency. Efficiencies पूछा हमसे. Assuming irrigation has to be started when 50% of the available moisture has been depleted. ठीक है, 50% जब आपका डिप्लीशन पहुंच जाएगा तब यहाँ पे हमको जो है हमको इरिगेशन स्टार्ट करना है. ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, सबसे पहले एफिशिएंसी हम कैलकुलेट कर लेते हैं. दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन. ठीक है, सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन की. देखिए यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे पहले कौन सा हमारा आता है, दैट इज कन्वेयंस एफिशिएंसी. सॉरी, कन्वेयंस एफिशिएंसी. ठीक है, दैट इज वॉल्यूम दैट इज अप्लाइड टू द फील्ड एंड वॉल्यूम डिस्चार्ज इनटू द मेन कैनाल डिवाइड बाय इनटू 100. ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्चार्ज इनटू योर टाइम. ठीक है, टाइम इज 8 आवर्स गिवन, तो हम क्या करेंगे, टाइम से हमारा यहाँ पे ऊपर चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी. तो हमारा डिस्चार्ज कितना यहाँ पे आ रहा है, दैट इज 100 इंटू टी डिवाइड बाय 130 इंटू टी इंटू 100. ये हमारा आ जाएगा कन्वेयंस एफिशिएंसी. सो कैलकुलेट करेंगे, देखिए कितना आ रहा है. दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 100 डिवाइड बाय 30, 100 डिवाइड बाय 130, दैट इज 76.92%. ये आ रहा है आपका 76.92%. ठीक है, ये आ गया आपका 76.92%.
50%। ये आ गया सबसे पहले वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी, ठीक है, इट इज कमिंग आउट टू बी 76.92%, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी देखिए हमको 20 सेंटीमीटर पर मीटर, ठीक है। टोटल हमारे पास कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकता है वो, टोटल मॉइस्चर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स इनटू टोटल डेप्थ ऑफ रूट जोन कितनी देखिए हमको 1.7 मीटर्स, ठीक है, दैट विल बी 34 सेंटीमीटर्स, ठीक है। हमको टोटल कितना निकालना है 34 सेंटीमीटर्स। और जो हमारा जो है यहाँ पे जो है हमको जो हमारा इरिगेशन का भी स्टार्ट करना है, जब हमारा 50% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर हैज बीन डिप्लीटेड, मतलब हमारा 50% हम कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो 50% ऑफ द मॉइस्चर दैट इज इक्वल्स टू 50% ऑफ मॉइस्चर इज इक्वल्स टू व्हाट 17 सेंटीमीटर, ठीक है। इतने मॉइस्चर को हमको रूट जोन के अंदर वहाँ पे स्टोर करवाना है। तो वॉल्यूम ऑफ water required in the root zone is equal to VRZ equal to your value that is 17 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.17 into meters, और जो हमारे पास एरिया है दैट इज एरिया इक्वल टू 1.6 हेक्टेयर्स, तो 1.6 into 10 raised to power 4 मीटर स्क्वायर टोटल वॉल्यूम हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितना निकल के आ रहा है ये, इट इज कमिंग आउट टू 0.17 into 1.6 into 10 raised to power 4, मतलब कितना आ गया 2720 मीटर क्यूब निकल के आ गया वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन द रूट जोन, 2720 मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं मैं, जो वॉल्यूम हमारे पास सप्लाई हुआ इन द फील्ड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 100 लीटर्स पर सेकेंड, दैट इज 100 into 10 raised to power -3 into योर टाइम कितना हमारे पास 8 आवर्स, मतलब 8 into 3600 सेकेंड्स, ठीक है। कितना निकल के आ गया देखिए इसको, वॉल्यूम दैट इज सप्लाई टू द फील्ड इज 100 मतलब 0.1 into 8 into 3600 दैट इज 2880 मीटर क्यूब, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो वॉल्यूम स्टोर हुआ रूट जोन के अंदर वो कितना स्टोर हुआ, दैट इज इक्वल्स टू VF माइनस लॉसेस इज इक्वल्स टू 2880 माइनस 420, कितना आ रहा है ये 2880 माइनस 420 दैट इज 2460 मीटर क्यूब, ठीक है। इसे क्या निकाल लेंगे हम, योर सेकंड पार्ट दैट इज योर वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, वाटर एप्लीकेशन दैट इज नीटा ए इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अप्लाई टू द फील्ड टू द वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन द रूट जोन, ठीक है। तो हमारे पास देखिए, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने फॉर्मूला आपका, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द रूट जोन हमारे पास कितना है, दैट इज 2460, और जो वॉल्यूम अप्लाई हुआ फील्ड पे वो कितना है 2880, ठीक है, 2460 डिवाइड बाय, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, एप्लीकेशन एफिशिएंसी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 2460 डिवाइड बाय 2880, ठीक है। मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन द रूट जोन टू द वॉल्यूम अप्लाई टू द फील्ड विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट 2460 डिवाइड बाय 2880, ये आ गया आपका 85.4%, ठीक है। दिस इज व्हाट योर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट इज स्टोरेज एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास, थर्ड बात करूँ मैं नीटा स्टोरेज की, ठीक है। वो कितना आ जाएगा आपका, वॉल्यूम स्टोर्ड इन द रूट जोन टू द वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन द रूट जोन, ठीक है। वॉल्यूम कितना स्टोर हुआ आपका 2460 और वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है 2720, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है 2460 डिवाइड बाय 2720 इक्वल टू 90.44%, कितना आ गया हमारे पास एफिशिएंसी 90.44%, ठीक है। दैट इज योर स्टोरेज एफिशिएंसी, ठीक है। हमको यूज एफिशिएंसी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमको एक्चुअल यूज कितना हुआ प्लांट के अंदर वो हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो लास्ट वे कैन कैलकुलेट इज योर
what last part was water distribution efficiency. Last part was water distribution efficiency, that is neta d equal to 1 minus small d divided by capital D into 100. ठीक है, हमको वाटर जो वेरिएशन दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है 1.7 मीटर्स आपका हेड पे है और आपका टेल पे कितना है 1.1 मीटर्स। ठीक है, तो आपका एवरेज डेप्थ कितना आ जाएगा, एवरेज डेप्थ विल बी इक्वल टू 1.7 प्लस 1.1 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1.40 मीटर्स। ठीक है, और एवरेज वेरिएशन कितना आ जाएगा, दैट इज 1.7 माइनस 1.40 प्लस 1.10 माइनस 1.40 का मॉड, हमको सिर्फ वैल्यू निकालनी है वेरिएशन की, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0.3 मीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 माइनस 0.3 डिवाइड बाय 1.40 इंटू 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आंसर निकल के आ रहा है देख लेते हैं, 1 माइनस 0.3 डिवाइड बाय 1.4 इंटू 100 which is equal to 78.57 78.57%। ठीक है, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। क्लियर है चीजें, सारे फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, उसका एक एग्जांपल बता दिया ताकि आप लोगों को जो है यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, वैल्यूज पुट की, हमारे पास सारे हमको फॉर्मूला पता है और हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे निकल के आ गई। ठीक है, चलिए, तो ये आपका इरिगेशन टाइप्स ऑफ इरिगेशन एफिशिएंसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। ठीक है, इसको हम इवापोट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं। इवापोट्रांसपिरेशन का मतलब क्या हो गया, इवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन इज कंबाइनडली आल्सो कॉल्ड एज इवापोट्रांसपिरेशन। ठीक है, कंजम्पटिव यूज इज द वाटर used by the crops for building up of plant tissues and evaporation from the adjacent soil in any specified time. ठीक है, it is the combination of water that is required for the transpiration and for the evaporation from the adjacent soil, combinedly called as consumptive use. Transpiration is the process in which water leaves the body of a living plant through its leaf. Transpiration क्या होता है, जिसके अंदर आपका जो है प्लांट से जो है उसके जो लीव्स के होल होते हैं उसके थ्रू जो वाटर इवोपरेट होता है, वाटर जो मूव होता है उसकी बॉडी से, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स एंड डिफरेंट फॉर सेम क्रॉप्स डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट चेंज। डिफरेंट क्रॉप्स का तो डिफरेंट होगा ही, बट द डिफरेंट फॉर द सेम क्रॉप्स आल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द योर क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लियर है ये चीज। हम देख लेते हैं डिफरेंट मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पटिव यूज एंड दैट वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर्स दैट इज डिपेंडिंग ऑन द कंजम्पटिव यूज। ठीक है, कंजम्पटिव यूज जिस चीज पे डिपेंड करता है वो फैक्टर्स देख लेते हैं और वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंजम्पटिव यूज यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, दो पार्ट होते हैं इसके, पहला होता है आपका डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में चार पार्ट होते हैं आपके, फर्स्ट वन इज टैंक लीजीमीटर मेथड, second is field experimental plots, soil mixture studies, inflow outflow studies. And indirect methods, there are three methods. First one is Blaney-Criddle method, Hargreaves class A pan evaporation method, and next is Penman's equation. ठीक है, these are the four methods which are two methods, direct and indirect method, which are available for the calculation of your consumptive use. ठीक है, डायरेक्ट मेथड के अंदर जो मेनली दो इंपॉर्टेंट मेथड जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, वो है आपका एक तो टैंक लीजीमीटर मेथड, टैंक लीजीमीटर, एंड सेकंड इज फील्ड एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स। और इसके अंदर हम देखेंगे ब्लेनी-क्रिडल एंड हार्ग्रीव्स क्लास ए पैन इवापोरेशन मेथड। ये चार मेथड हम देखने वाले हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ कंजम्पटिव यूज। ठीक है, चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द टैंक लीजीमीटर मेथड। इन दिस व्हाट वी डू इज द सिलेंड्रिकल कंटेनर्स आर टेकन हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिलेंड्रिकल कंटेनर्स ले लेते हैं हम, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है 10 मीटर स्क्वायर एंड डेप्थ ऑफ 3 मीटर्स। These tank rest over a perforated base plate and water is applied through a measuring mechanism. ठीक है, बेस प्लेट के ऊपर रेस्ट करता है और जो वाटर अप्लाई कर रहे हैं हम उसको मेजर कर लेते हैं। The water depth corresponding to maximum yield is called as optimum water requirement। देखिए कुछ इस तरीके से इसका सेटअप होता है, जिसके अंदर ये कंटेनर है आपका फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया का, उसके अंदर हम वाटर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, DA इज द वाटर अप्लाइड इन दिस पर्टिकुलर इन दिस कंटेनर। ठीक है,
हम क्या करते हैं यहाँ पे एक मेजरमेंट के थ्रू हम जो है DE निकाल लेते हैं, दैट इज एक्सेस वाटर दैट इज कमिंग आउट इज कैलकुलेटेड एंड DA इज द अप्लाइड वाटर। तो हमारा कंजम्पटिव यूज कितना हो जाएगा, कंजम्पटिव यूज इक्वल टू योर DA दैट इज वाटर अप्लाइड टू द DE दैट इज एक्सेस वाटर। तो ये आपका कंजम्पटिव यूज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम सेकंड करने के लिए सेकंड वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज के लिए निकालते हैं, थर्ड वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज के लिए निकाल लेते हैं। सपोज दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी मोस्ट ऑप्टिमम वैल्यू। मोस्ट ऑप्टिमम वैल्यू मतलब कॉरस्पॉन्डिंग टू योर मैक्सिमम यील्ड। कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, अगर आपका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट कर रहे हैं वाटर के साथ, वाटर अप्लाइड टू द यील्ड। यील्ड का मतलब क्या होता है, यील्ड मैंने आप लोगों से कल कुछ लोगों को डाउट आया था, मैंने वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख दिया था। यील्ड का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। यील्ड कोई बहुत बड़ी टर्म नहीं है, यील्ड का मतलब यही है कि जो आपका जो प्रोडक्शन आ रहा है क्रॉप के अंदर, ये यील्ड वो सॉइल मैकेनिक्स वाला या फिर सॉलिड मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला यील्ड नहीं है। इट इज सिंपल द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स कमिंग ऑन द फील्ड, ठीक है, उसको हम यील्ड बोलेंगे। जैसे जैसे हम वाटर इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका यील्ड ऑफ क्रॉप्स जो है वहाँ पे इंक्रीज होगा, बट आफ्टर द पर्टिकुलर वैल्यू इन विच द मैक्सिमम यील्ड इज अटेन्ड द वैल्यू ऑफ यील्ड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है। तो एक ऑप्टिमम वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, corresponding to that yield your consumptive use is also calculated, that is C, ठीक है। सपोज अब इसके अंदर थर्ड केस के अंदर हमारे पास ऑप्टिमम वैल्यू निकल के आ गई, तो कंजम्पटिव यूज कितना निकल के आ जाएगा आपका DA3 माइनस DE, ठीक है। दिस इज योर कंजम्पटिव यूज यूजिंग द मेथड ऑफ टैंक लीजीमीटर मेथड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इज योर फील्ड एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स। इन दिस मेथड field is divided into number of plots and water is applied in such a way that there is neither runoff losses nor percolation. The water corresponding to the maximum yield is called as consumptive use, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो हमारा फील्ड है उसको डिवाइड कर लेते हैं वेरियस प्लॉट्स के अंदर, ठीक है। सपोज ये एक प्लॉट हो गया आपका, उसके अंदर हमने कोई DA अप्लाई किया वाटर, ठीक है। फिर सेकंड प्लॉट है हमारे पास, इसके अंदर हमने क्या अप्लाई किया, DA2 अप्लाई किया। सिमिलरली थर्ड प्लॉट निकाला हमने जिससे हमने DA3 अप्लाई किया, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं हम, डिफरेंट वाटर एप्लीकेशन की करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे यील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यील्ड मतलब जो आपका प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स निकल के आ रहा है वो कैलकुलेट करते हैं, एंड द वैल्यू करस्पॉन्डिंग ऑफ द वाटर वैल्यू दैट इज करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम यील्ड इज कॉल्ड एज कंजम्पटिव यूज, ठीक है। दीज आर द डायरेक्ट मेथड्स दैट आर कैलकुलेटेड डायरेक्टली ऑन द फील्ड्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डायरेक्ट मेथड्स, ठीक है। Next is the indirect method. Indirect method first is Blaney-Creedle method. Using this method, consumptive use is expressed using this formula. ठीक है, आपका ये फॉर्मूला होता है, इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं कंजम्पटिव यूज का, दैट इज 1.8 t plus 32 divided by 40 into kp, kp into 1.8 t plus 32 divided by 40, k is the crop factor, ठीक है। आपके crop पे डिपेंड करेगा ये वैल्यू, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड crop factor। p is the percentage of daylight hour falling in that duration of that year, ठीक है। दिस इज द percentage of daylight hours, percentage of daylight hours, ठीक है, falling in that duration of that year। मतलब अगर मैं बात करूं आपसे p परसेंटेज मुझे निकालना है फॉर अक्टूबर, निकालना है अगर मुझे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यूज यहाँ पे आपके पास, अगर मान लीजिए 30 आपके 31 डेज है अक्टूबर के अंदर, ठीक है, तो इंटू आपका 24 आवर्स, ये टोटल महीने के अंदर आपके डे लाइट आवर्स हो गए, और टोटल ईयर के अंदर कितने हो जाएंगे 365 इंटू 24, ये वैल्यू कैलकुलेट करके हमारे पास परसेंटेज ऑफ डे लाइट आवर्स यहाँ पे मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए निकल जाएगा। सिमिलरली डे लाइट आवर हम डिफरेंट मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड k is the top factor which I already discussed and t is the mean monthly temperature, ठीक है। उस मंथ का जो मीन टेम्परेचर आएगा दैट इज योर t, जो हमारे पास यह वैल्यू पुट करनी है, तो kp into 1.8 t plus 32 divided by 40 gives you the value of consumptive use using this empirical formula in the indirect method, that is Blaney-Creedle method. The important point is the value of crop factor is defined for various geographical conditions. Geographical conditions के हिसाब से आपकी crop factor की value यहाँ पे vary करती है. That's why these values are not available for India. Hence in India, Hargreaves Class A pan evaporation method is used to find consumptive use directly. ठीक है, हमारे पास क्या है, वेरियस क्रॉप्स के लिए हमारे पास यहाँ पे क्रॉप फैक्टर की वैल्यू नहीं है, तो हम हार्ग्रेव्स क्लास ए पैन इवापोरेशन मेथड यूज करते हैं
फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पटिव यूज। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए, Kp into 1.80 plus 32, K is the crop factor, P is the percentage of daylight hour falling in that duration। क्लियर है ये चीज? चले आगे, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की, दैट इज हार्ग्रीव्स क्लास ए पैन इवापोरेशन मेथड। यूजिंग दिस मेथड कंजम्पटिव यूज इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज, Cu अपॉन Ep इक्वल टू K। कंजम्पटिव यूज कोफिशिएंट निकालना होता है, Ep इज द पैन इवापोरेशन कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ Cu इज इक्वल्स टू K into Ep। K is the value of consumptive use coefficient। Pan evaporation was calculated by Hargreaves using a standard class A pan whose dia is 1.2 meters and height was 25 centimeters। हमारे पास क्लास A पैन जो हम डिफाइन करते हैं उसका डाया कितना होता है, 1.2 मीटर्स होता है एंड हाइट उसकी जो होती है दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं ये, इसको ध्यान रखिए। जो आपका क्लास ए पैन होता है उसके 1.2 मीटर हाइट डाया होता है और हाइट होगी 25 सेंटीमीटर। वाटर डेप्थ ऑफ 5 to 7.5 सेंटीमीटर was maintained in this is called as pan evaporation। ठीक है, to relate consumptive use with the pan evaporation, Hargreaves defined a coefficient called as consumptive use coefficient, that is K, and the consumptive use will be equals to K into Ep। ठीक है, this value varies according to the condition। 0.7 0.8 जनरली इसकी वैल्यू होती है and this value when multiplied with the your Ep value, that is your pan evaporation of standard pan, the value of consumptive use can be calculated। Very easy method, very direct methods that can be calculated using the various formulas। ठीक है, ये हमने बात करी वेरियस मेथड्स ऑफ योर कंजम्पटिव यूज मेजरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स होती हैं। इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है एंड योर फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है। इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है, दैट रेनफॉल ऑफ अ नेचुरल रेनफॉल, दैट पोर्शन ऑफ नेचुरल रेनफॉल which gets stored in the root zone and is available to meet the evapotranspiration needs of the crop is called as effective rainfall। ठीक है, क्लियर है जी। जो हमको जो वाटरफॉल हुआ उसके अंदर दैट इज इफेक्टिवली अवेलेबल for the plants that is stored in the root zone of the plants is called as your evapotranspiration। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं आपसे कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट की। ठीक है, that portion of the consumptive use which has to be stored in the root zone is with the help of irrigation is called as consumptive irrigation requirement। मैंने आपको बताया कंजम्पटिव यूज क्या होता है, जो आपका कंजम्पटिव यूज होगा दैट इज इवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, उसके लिए आपका जो रूट जोन के अंदर वाटर डेप्थ होना चाहिए दैट इज कॉल्ड कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इन नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट व्हाट वी ऐड इज द लीचिंग रिक्वायरमेंट। जो वाटर आपका यहाँ पे परकुलेट होके आपका लोअर पोर्शन ऑफ द आपका सरफेस जाने वाला है दैट इज एडेड, that is termed as leaching requirement, and when this value of leaching requirement is added in the consumptive irrigation requirement it gives you the value of net irrigation requirement। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में वो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करे, आपसे मान लीजिए टेम्परेचर दे दे कि परसेंटेज डेलाइट कांस्टेंट दे दे आपको एंड आपको वहाँ पे टाइम दे दे और आपको वहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोले, तो आप डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा के कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकाल लीजिए, उसके अंदर लीचिंग रिक्वायरमेंट्स ऐड कर दीजिए तो आपको नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट की। अब क्या करेंगे, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट के अंदर जो हमारे पास सरफेस रन ऑफ आए, लॉसेज आए, उसको भी हम कैलकुलेट करके उसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ठीक है, इन एडिशन टू NIR FIR आल्सो टेक्स इन कंसिडरेशन सरफेस रन ऑफ लॉसेज। ठीक है, CIR के अंदर लीचिंग रिक्वायरमेंट ऐड करेंगे दैट विल गिव यू द NIR के अंदर हम लॉसेज ऐड कर देंगे तो दैट विल गिव यू द FIR। Last one is gross irrigation requirement. In addition to FIR, GIR also takes into consideration conveyance losses। जो conveyance losses आई आपकी, जो आपकी मूवमेंट ऑफ वाटर के कारण जो आपके लॉसेज हुई उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आपका ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट आ जाएगा। ठीक है, बात करिए हमने CIR की, NIR की, FIR की, GIR की। एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर, बेसिक फंक्शंस, बेसिक फंडास। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ये हमने बात करी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन रिक्वायरमेंट की। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं वेरियस फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द कंजम्पटिव यूज। कंजम्पटिव यूज को अफेक्ट करने वाले वेरियस फैक्टर के बारे में यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करता हूँ मैं ह्यूमिडिटी की। फर्स्ट वन इज ह्यूमिडिटी।
ह्यूमिडिटी, या फिर इसको बोल सकते हैं हम क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अगर ह्यूमिडिटी ऑफ द एनवायरनमेंट या फिर क्लाइमेट में हमारे पास ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो हमारे पास क्या होगा, अपना एनवायरनमेंट के अंदर वाटर ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, आपकी इवोपरेशन वहाँ पे कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि आपका जो वाटर ऑलरेडी जो वाटर एयर के अंदर अवेलेबल है दैट इज ऑफ लार्ज क्वांटिटी, तो आपका इवोपरेशन वहाँ पे नहीं हो पाएगा और इवोपरेशन वहाँ पे कम होगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कंजम्पटिव यूज है वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपका कंजम्पटिव जो यूज है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड बात कर लेते हैं हम यहाँ पे मीन मंथली टेम्परेचर की। मीन मंथली टेम्परेचर, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे टेम्परेचर आपका जो है इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, आपका यहाँ पे जो सी यू की वैल्यू है दैट इज कंजम्पटिव यूज, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कंजम्पटिव यूज डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे इवोपरेशन इंक्रीज हो जाएगा। इवोपरेशन इंक्रीज होने से क्या होगा कि आपका जो वाटर अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट्स विल बी लेस। ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगा तो आपको क्या होगा, कंजम्पटिव यूज जो है यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इवोपरेशन इंक्रीज हो जाएगा, इवोपरेशन ज्यादा होगा मतलब आपका वाटर अवेलेबल फॉर द प्लांट विल बी लेस, दैट्स व्हाई द कंजम्पटिव यूज विल बी डिक्रीज। ठीक है, सिमिलरली तो हम बात करें नेक्स्ट, आपकी बात करें यहाँ पे क्रॉप पीरियड की। ठीक है, अगर क्रॉप पीरियड की बात करें यहाँ पे, तो हमारा अगर मिक्स क्रॉप है वहाँ पे, जब जब हम ज़्यादा क्रॉपिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, कंजम्पटिव यूज वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली सॉइल एंड टोपोग्राफी की बात करूँ मैं, थर्ड पॉइंट अगर बात करूँ आप लोगों से, ठीक है, थर्ड पॉइंट बात करूँ मैं सॉइल एंड टोपोग्राफी की। ठीक है, सॉइल आपका अगर परमिएबल है, ठीक है, सॉइल अगर परमिएबल है तो आपका क्या होगा, कंजम्पटिव यूज यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कंजम्पटिव ज़्यादा क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है आपका जो है वाटर जो है इजीली वहाँ पे अवेलेबल होगा, क्योंकि सॉइल आपका परमिएबल है तो सॉइल वाटर को एकोमोडेट कर लेगा एंड दैट कैन बी यूज इन द फ्यूचर फॉर द योर ट्रांसपिरेशन एंड इवोपरेशन प्रोसेसेस। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको सॉइल इम्परमिएबल है तो आपका कंजम्पटिव यूज वहाँ पे कम हो जाएगा। लास्ट पॉइंट इज योर टोपोग्राफी। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी की बात करूं, अगर कुछ इस तरीके से आपका टोपोग्राफी है, ठीक है, इरेगुलर टोपोग्राफी है अगर, ठीक है, इरेगुलर टोपोग्राफी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सरफेस एरिया यहाँ पे आपका इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो आपका कंजम्पटिव यूज क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे जो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, नियर बाई सॉइल से आपका इवोपरेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपका सरफेस एरिया अगर प्लेन है तो आपका इवोपरेशन लेस होगा और आपका कंजम्पटिव यूज वहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो आपका वहाँ पे इवोपरेशन कम होगा, इवोपरेशन कम होगा तो कंजम्पटिव यूज कम हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर की बात करूँ मैं, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इस केस में हमारा इवोपरेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन इवोपरेशन बढ़ की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास जो वाटर अवेलेबल फॉर द मॉइस्चर है दैट इज फॉर द योर फॉर द क्रॉप्स, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो कंजम्पटिव यूज वहाँ पे कम हो जाएगा। एंड सिमिलरली बात करूँ मैं सॉइल की, सॉइल अगर टोपोग्राफी किस तरीके की परमेबल है तो आपका जो है सॉइल जो है वहाँ पे परमेबल होने के कारण क्या होगा, कंजम्पटिव यूज बढ़ जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर टोपोग्राफी, इरेगुलर टोपोग्राफी होने से क्या होगा, आपका कंजम्पटिव यूज वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज द वेरियस फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द कंजम्पटिव यूज। ठीक है, डायरेक्ट याद रखिए वैल्यूज को, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर्स आपको लिखने को मिल सकते हैं सिर्फ आपके मेंस के अंदर। ठीक है, आपको मेंस के अंदर पूछेगा, प्रीलिम्स में जनरली ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता है। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि कोई भी पॉइंट यहाँ पे हमको स्किप नहीं करना है। ठीक है, चाहे वो आ रहा है नहीं आ रहा है एग्जाम के अंदर, हमको पॉइंट स्किप नहीं करना है। ठीक है, मेन इसके अंदर याद रखिए आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एफिशिएंसीज और कंजम्पटिव यूज कैलकुलेशन के आपका फॉर्मूला ध्यान रखिए, और वेरियस टाइप ऑफ इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है वो ध्यान रखिए। ठीक है, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकाल के आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ
इरिगेशन रिक्वायरमेंट वहाँ पे कैलकुलेट करवा सकता है। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो ये हमने बात करी कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंजम्पटिव यूज मेथड्स क्या होते हैं, और जो हमने बात करी यहाँ पे उसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। कल हम बात करेंगे डिफरेंट आपका मॉइस्चर कंटेंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, जो आपका सॉयल मॉइस्चर रिलेशनशिप कैसे निकल के आता है। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कल हम डिराइव करने वाले हैं। आप लोगों ने अगर पहले तैयारी की है तो आपने पढ़ा भी होगा, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू डी इंटू एफ सी फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, बिल्टिंग पॉइंट क्या होता है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट क्या होता है, और उसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम जो है उसका डेरिवेशन देखेंगे कि वैल्यू कैसे निकल के आ रही है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे आप तो मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो फील्ड कैपेसिटी और बिल्डिंग पॉइंट वाले कंसेप्ट से पूछे गए हैं। दैट इज द फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो मैंने आप लोगों से बताया। ठीक है, वो कल हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। ठीक है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिजाइनिंग ऑफ कैनाल्स। कैनाल्स पर हम डिस्कस करूंगा मैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर उसका इफेक्ट करते हैं, और उसके डिजाइनिंग के लिए कौन कौन सी वहाँ पे थ्योरीज अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई भी टॉपिक आपको यहाँ पे स्किप नहीं होगा। ठीक है, जो जिन लोगों को डाउट है कि सर यहाँ पे डिटेल में स्टडी होगा कि नहीं होगा, कोई टॉपिक छूटेगा तो नहीं, मैं वो क्लियर कर दूँ। कोई भी टॉपिक मैं यहाँ पे स्किप करने वाला नहीं, चाहे वो एग्जाम में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मेंस में आ रहा है, प्री में आ रहा है, दैट डजंट मैटर। इन्वायरमेंट में मैंने भी आप लोगों को जो है इतना डिटेल में पढ़ाया है कि आप लोगों को जो एसएससी का एग्जाम या फिर स्टेट लेवल जेई का कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो वो आपका आराम से उस नोट से क्लियर हो सकता है। जरूरत है उन नोट्स को पढ़ने की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तभी आपसे वहाँ पे क्वेश्चंस होंगे एग्जाम के अंदर। नोट्स रिवाइज करेंगे तभी आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन होंगे। ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट करा दिया, एनवायरमेंट कंप्लीट करा दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, साथ साथ में आपकी इरिगेशन चल रही है, इरिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसकी क्वेश्चन लगाइए, और कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे आप जो है टेलीग्राम पेज दैट इज योर अविनाश लाइव उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है। इसके अलावा प्लस पे जो मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है उसको फॉलो कर सकते हैं आप लोग। जो भी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं यहाँ पे लोगों ने, वो जो है मेरी 8 PM to 9 PM क्लासेस जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस की आज से स्टार्ट होने वाली है। और कोई अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है गेट एंड EAC का, दे कैन यूज माई कोड अविनाश 11 AVINASH अविनाश 11 एंड गेट 10% ऑफ। मेरा कोड यूज करने से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट रहेंगे एंड आई कैन हेल्प यू पर्सनली इन ऑल योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप या फिर आपके दोस्त भाई रिलेटिव्स, तो आप जो है मेरा कोड यूज कर सकते हैं दैट इज अविनाश 11 एंड यू विल गेट 10% ऑफ इन ऑल प्लस कोर्सेज। ठीक है, तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आइसोलेट रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, और जो है कोई भी डाउट आए तो मुझसे पूछते रहिए। क्लियर है ये चीज? चलिए, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। ओके, चलिए, थैंक यू।